चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 से करेंगे स्टार्ट। तो 46 में कह रहा है द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव है, मास भी एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है आपको पता है? डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। तो 46 का आंसर तो बी हो गया। इसके बाद आगे देखेंगे, आसानी था। फिर कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है? तो स्टेट फंक्शन कौन नहीं है? डेल्टा एस भी स्टेट फंक्शन है, डेल्टा एच भी स्टेट फंक्शन है, डेल्टा जी भी। तो ये डेल्टा क्यू जो है ये स्टेट फंक्शन नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी टेंशन नहीं लेनी है इनमें। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो क्या बताता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है। तो इसमें आंसर सिर्फ ए होगा। ठीक है जी। अच्छा, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। अब डेल्टा एच क्या होता है आप लोगों को पता ही है। डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो यहाँ जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? मुझे लग रहा है ज़्यादा आसान क्वेश्चन दे दिया मैंने। तो डेल्टा एच ये वाला बन जाएगा, आंसर बी बन जाएगा। अच्छा जी, 49 पे आ जाओ। अच्छा, लैपलेस रूल क्या बताता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैं बता चुका हूँ पहले भी। तो ये आंसर ए है, शीट में भी मैंने क्वेश्चन कराया था। बात क्लियर है? इसके बाद अगली कहानी आ जाती है, यहाँ पर इसका रिलेशन लिखना है। तो भैया डेल्टा एच बराबर क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। तो अगर मैं बात करूं ये N2 गैस है, ये H2 गैस है, ये NH3 गैस है, हाँ या ना का जवाब दो। तो भैया आपका डेल्टा यू ऐसी रहेगा प्लस डेल्टा एन जी आर टी करेंगे। तो डेल्टा एन जी आर टी में क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट 4। तो 2 माइनस 4 आ गया। तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू माइनस 2 आर टी आ गया। इस डेल्टा यू को ही पुराने टाइम पे डेल्टा ई लिखा जाता था। तो आंसर क्या आ जाएगा इस जगह पर? आंसर आ जाएगा बी। तो यहाँ पर आंसर बी हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्या कह रहा है पहले पढ़ लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है द वर्क डन इन अर्ग, हमें अर्ग में वर्क डन निकालना है। ठीक है ना? रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात कर रहा है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला रिवर्सिबल का लगाना पड़ेगा। तो वर्क रिवर्सिबल का क्या फॉर्मूला होगा आप जानते ही हैं। क्या फॉर्मूला होगा बताइएगा? इसका फॉर्मूला है 2.3303 बोलो NRT log V2 बाय V1। बात क्लियर? log V2 बाय V1 है। अच्छा जी, अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर आप लोग देखेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर माइनस भी आगे आएगा, ये रह गया था। अच्छा, अब आप देखेंगे ध्यान से क्या क्या चीज़ें गिवन है उसे देख लेते हैं पहले। तो भैया गिवन है आपको क्या क्या गिवन? द वर्क डन इन अर्ग रिवर्सिबल एक्सपेंशन 1 मोल। तो एन की वैल्यू मुझे क्या दे दी है? 1 दे दी है। आर की वैल्यू मुझे अर्ग में पुट करनी पड़ेगी। तो ये 8.314 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग हो जाएगा। ठीक है जी। टी की वैल्यू मुझे क्या गिवन है? टी की वैल्यू मुझे 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन गिवन है। V2 मुझे कितना गिवन है? 20 लीटर। और V1 मुझे कितना गिवन है? 10 लीटर। तो 0 से 0 गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया? आप खुद समझदार हैं। ये मेरे पास आ गया माइनस में 2.303। ठीक है ना? 1 तो ऐसे ही रह गया। 8.314 इंटू 10 की पावर 7 इंटू में 298 इंटू में 0.3010 log 2 की वैल्यू। ठीक है जी, log 2 की वैल्यू। अब आगे देखेंगे ध्यानपूर्वक इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान से देखो। सोल्व करेंगे अब इसको। तो ये आ गया 2.303। ठीक है जी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा डायरेक्ट है, सोल्व नहीं करना है। अच्छा डायरेक्ट है, बिल्कुल सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे log 2 ऐसे ही रहेगा। तो भैया आंसर में मुझे 10 की पावर 7 दिख रहा है। 8.34 इंटू 10 की पावर 7 देखो कहाँ पर है। इसमें 10 की पावर 7 नहीं है, इसमें भी 10 की पावर 7 नहीं है। अब इसमें और इसमें 10 की पावर 7 है, बट यहाँ पे माइनस कह रहा है। माइनस तो फॉर्मूले में आता ही नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। बात क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व नहीं करना है, डायरेक्ट है। अब आगे देखेंगे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट, क्या कहता है बताओ? तो यही कहेगा एनर्जी नाइदर बी डिस्क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो सी हो गया। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, पैट क्वेश्चन है। द एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर एज्यूम टू बी, बताओ क्या होगा? 0 at 298 केल्विन। तो आंसर ए आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, इसको ध्यान रखना है आपको।
इसके बाद यहाँ देखेंगे ध्यान से, यहाँ मैं आपको बता दूं, आप ध्यान से देखेंगे log k और 1/t के बीच जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, स्लोप क्या है? पॉजिटिव। स्लोप क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ln k और 1/t में डायरेक्टली रिलेशन हो गया, यानी कि मैं कह सकता हूँ k और t में 1/t में डायरेक्टली, तो k और t में k और 1/t में डायरेक्टली है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और t में क्या आ गया? इन्वर्सली। और जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और t में इन्वर्सली रिलेशन आता है तो ऐसे में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इसका आंसर ए आ जाएगा। ये अगर कोई दिक्कत है तो इक्विलिब्रियम चलेगा फिजिकल, उसके अंदर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्या कहता है, ध्यान समझेंगे। मुझसे कह रहा है वर्क डन फॉर द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम 10 atm टू 1 atm। दो प्रेशर दे रखे हैं तो रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला लगेगा। रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बोलो? वर्क रिवर्सिबल का फॉर्मूला होता है -2.303 nRT log P1/P2 आ गया। ठीक है जी, log P1/P2 आ गया। अब एक छोटी सी बात को आप ध्यान से समझेंगे, क्या क्या चीज़ें गिवन है देख लो। आपको गिवन है वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल, तो n की जगह पर आप 1 रख देंगे। 10 atm टू 1 atm, तो P1 मेरे पास 1 atm आ गया, ये मेरे पास 10 atm आ गया। टेम्परेचर दे दिया मुझे कितना? टेम्परेचर मुझे दे दिया 300। अच्छा सॉरी, गलती हो गई। हाँ, P1 10 है। P1 की अगर मैं बात करूं तो P1 10 है और P2 1 है, बिल्कुल सही। R की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 2 आ गई। तो अब हम लोग इसे सोल्व करेंगे। log 10 तो 1 आ जाएगा, यानी कि आ गया -2.303 इंटू में 2 इंटू में 300। R की वैल्यू कैल में ली है क्योंकि सारे ऑप्शन कैल में है और उसने गैस कांस्टेंट को 2 बोल भी दिया है। अच्छा जी, और log 10 होता है 1, तो इसको छोड़ देंगे हम। तो बहुत ही आसान है, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 1200 के आसपास देख लेंगे कौन सा है। 1200 के आसपास सी लग रहा है मुझे, क्योंकि 1200 से ज़्यादा आएगा ना भाई। 3 दूनी 600 और ये 2.3 है, तो 1200 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो मुझे लग रहा है कि आंसर सी आ जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है डेल्टा एच और डेल्टा ई कहाँ इक्वल होंगे। तो सबको बताया डेल्टा एच का जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। तो जिस जगह पर डेल्टा एन जी 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 0, तो उस जगह पर डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल आ जाएंगे। तो अब चेक कर लेते हैं कहाँ पर डेल्टा एन जी 0 आएगा। तो अगर मैं एक बात करूं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट 1 है, तो ये तो 0 नहीं आया। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट 2 है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट 3 है, तो यहाँ पे भी 0 ही नहीं आया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट 2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट भी 2 है, तो डेल्टा एन जी 0 आ जाएगा। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल आ जाएंगे। तो आंसर हो गया सी। आंसर हो गया सी। 57 के बाद अगला आ जाता है आपके सामने, ये रहा। आपसे कह रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम इज 8। अगर वर्क डन सिस्टम कर रहा है, अगर वर्क डन सिस्टम कर रहा है तो जैसी बात है -8 हो गया। और वैन 40 जूल हीट इज सप्लाइड, तो Q बराबर मेरे पास प्लस का 40 हो गया। कह रहा है व्हाट इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। बहुत ही आसान है, डेल्टा यू का क्या फॉर्मूला होता है? Q प्लस W होता है। Q मेरे को सिस्टम को 40 एनर्जी सप्लाई की गई, तो 40 आ गया, और वर्क डन कितना आ गया मेरे पास? -8, तो आंसर मेरा क्या आ गया? 32 जूल आ गया। तो 32 जूल का मतलब है आंसर मेरे पास सी आ गया। ठीक है जी। 58 के बाद अगला देखेंगे हम लोग। अगर अगले पे मैं बात करूं तो अगला बहुत ही आसान है। तो भैया आपको आइडियल गैस एक्सपेंड दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, ठीक है जी। आपसे वर्क डन पूछा, तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया -P एक्सटर्नल डेल्टा V, क्योंकि आपको एक ही प्रेशर दे रखा है और प्रेशर दे रखा है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ V2 माइनस V1 करना है। तो V2 कितना है? V2 है 10⁻² मीटर क्यूब। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। कैसे भाई? आपके पास 10⁻² मीटर क्यूब है, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर लो, तो ये 10⁻³ हो जाएगा। फिर माइनस में V1 कितना है? V1 है 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इसको सोल्व कर लेंगे। अब ये कितना? अच्छा, इसके आगे माइनस चल रहा था, माइनस चलेगा। 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसी रहेगा। अब यहाँ से एक काम करो,
इन 10 की पावर -3 मीटर क्यूब को कॉमन ले लो तो 10 - 1 आ जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर -2 से पावर चला जाएगा, 10 की पावर 5 और 10 की पावर -3, तो माइनस में 100 बचा, इंटू में 9 बचा, न्यूटन बचा और मीटर बचा, तो माइनस का 900 न्यूटन मीटर आ गया, माइनस का 900 न्यूटन मीटर आ गया, यानी कि -900 जूल आ गया। तो आंसर इज सी, आंसर इज सी आ गया। ठीक है जी, अब आगे देखेंगे, इसको सही कर रहा था ना, सही नहीं हुआ, डन। इसके बाद अगला आ जाता है इंटरनल एनर्जी क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है जी, तो भैया टोटली पोटेंशियल एनर्जी नहीं, काइनेटिक नहीं, दोनों का समेशन होना चाहिए। तो आंसर क्या आ गया इसका, ए आ गया। इसके बाद आगे की कहानी देखेंगे, अगली कहानी आ जाती है, इस जगह पे आप ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है, पढ़िएगा इसको। कह रहा है वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ 1 मोल ऑफ आइडल गैस 10 atm टू 1 atm। ठीक है जी, अब देखो भाई जैसी बात है, इस जगह पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आसान क्वेश्चन है, जैसी बात है, दो प्रेशर दे रखे हैं तो रिवर्सिबल वर्क डन लगेगा। तो दो प्रेशर दे रखे हैं तो रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, -2.303 nRT log P1/P2 हो गया, P1/P2 हो गया। घबराने वाली बात यहाँ पर नहीं है। आपको क्या कह रहा है, 1 मोल, तो n की वैल्यू 1 आ गई। फिर क्या कह रहा है, 10 atm टू 1 atm, P1 मेरे पास 10 आ गया, ये मेरे पास 1 आ गया, T मुझे दे दिया 300 केल्विन। अच्छा, अब जितने भी ऑप्शन है वो जूल में है, जितने भी ऑप्शन है वो जूल में है, तो R की वैल्यू आपको जूल में रखनी पड़ेगी, यानी कि ये आ गया 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2.303 आ रहा है, इंटू अगर मैं करूं तो R की वैल्यू रखेंगे हम लोग 8.314। इसके बाद में T की वैल्यू क्या आएगी, T की वैल्यू आएगी 300। ठीक है ना, और यहाँ पर ये चीज़ क्या आ जाएगी, ये चीज़ तो log 10 है, log 10 तो 1 ही होता है। तो इसको सोल्व करने पर मेरा आंसर आ गया माइनस का 5744.121426 जूल आ गया। तो 5744 कहाँ पर है, तो आंसर इज सी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके बाद अगली कहानी आ जाती है, इस जगह पर क्या कह रहा है, द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस वॉल्यूम इतने से इतना अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है, तो वर्क का जो फॉर्मूला आएगा वो -P एक्सटर्नल डेल्टा V आएगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, जो कि कितना है 3 atm। ठीक है जी, अब है V2 - V1। भाई देखो ये हो गया V1 और ये हो गया V2, तो जैसे मतलब 6 डेसीमीटर क्यूब मतलब 6 लीटर, तो यानी कि 6 लीटर V2 और 4 लीटर ये आ गया। तो ये कितना आ गया, 3 दूनी 6, भाई 3 बचा, इंटू में 2 बचा, तो ये आ गया 6 लीटर atm। लेकिन कहानी क्या है, माइनस का 6 लीटर atm, लेकिन कहानी क्या है, आपसे ऑप्शन जूल में दे रखे हैं, जूल में दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, अब इसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। -6 इंटू लीटर atm को जूल में करते हैं तो 101.3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आएगा -607 608 के करीब। तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है आपके सामने एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है, आपको पता है, एंथैल्पी होता है इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क डन। तो इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क डन यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, तो आंसर आ गया सी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हमसे क्या कह रहा है, इंटरनल एनर्जी के बारे में सही चीज़ पूछ रहा है। क्या कह रहा है, अब करेक्ट रिगार्डिंग फॉर द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, राइट, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, राइट पूछ रहा है ना, कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, और पहली स्टेटमेंट करेक्ट आ गई, तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता ही है, तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। इसके बाद अगली कहानी आ जाती है आपके सामने, ये रही। ठीक है जी, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। व्हेन डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग इंक्रीज द चेंज इज सेड टू बी। देखो, अगर डिसऑर्डर सिस्टम और सराउंडिंग का, एक बार ये फोन रख ले, किसी का है तो उठा लियो, है ना। अब सुनो, व्हेन ए डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग इंक्रीज विद द चेंज इन सेड टू बी। देखो, अब किसी का डेल्टा एस टोटल, अगर किसी का डेल्टा एस टोटल इंक्रीज हो रहा हो, तो इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस ऑप्शन में है तो बस काम खत्म। क्या कह रहा है, व्हेन डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इंक्रीज द चेंज टू बी स्पॉन्टेनियस, तो डायरेक्ट ही हो गया डी, कोई दिक्कत ही नहीं है, आसान था। इसके बाद अगला देखेंगे, अगले में क्या कह रहा है बताओ, मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस इन जनरली। अगर कोई दो नॉन रिएक्टिंग गैस है, मान लें मैंने कह दिया इसके अंदर पे एक नियोन गैस है,
अब तूने इसमें हीलियम गैस और मिक्स कर दी, इसमें आर्गन गैस और मिक्स कर दी, तो क्या होगा, भीड़ भाड़ बढ़ेगी, भीड़ भाड़ बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टेंट गैस तो क्या करेगी, इंक्रीज इन एंट्रोपी। आंसर आएगा बी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आ जाता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझो। कह रहा है क्या कह रहा है, लीस्ट रैंडम स्टेट ऑफ वाटर। अच्छा, लीस्ट रैंडम का मतलब होगा सबसे कम एंट्रोपी। आपको पता है सॉलिड से ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है, सॉलिड से ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है, लिक्विड की, लिक्विड से ज्यादा गैस की। इस सब जाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होगी। तो स्टीम, स्टीम की सबसे ज्यादा एंट्रोपी, उससे कम लिक्विड, सबसे कम किसकी होगी, आइस की। तो आंसर इज ए। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी, क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस, इनमें से कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो अगर आप डी को ध्यान से पढ़ेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो जाहिर सी बात है इसके लिए एक्सटर्नल एजेंसी चाहिएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। इसके बाद अगली कहानी आ जाती है आपके सामने। आपसे क्या कह रहा है, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन पूछ रहा है। अगर मैं H2O लिक्विड से H2O गैस की तरफ जाऊंगा, तो ऐसे में H2O लिक्विड से H2O गैस जो जाएगा वो लिक्विड वेपर में कब बनेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो T मेरे पास कितना आ गया, 373 केल्विन। मुझसे डेल्टा एच पूछा है, डेल्टा एच बाय टी होगा। डेल्टा एच कितना है, 186.5, तो ये हो गया 186.5, नीचे क्या आ गया 373, तो ये कितना आ गया 0.5 आ गया। कोई दिक्कत, 0.5 आ गया, तो 0.5 0.5 0.5 ये रहा 0.5। आंसर इज ए। इसके बाद अगली कहानी आ जाती है आपके सामने। क्या पूछ रहा है, बोलो। द एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो गोइंग बाय द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये तो सबको ही पता है, इसको तो याद रखना, स्टार लगा लो, आंसर सी, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। 70 के बाद अगली कहानी क्या जाती है, उसे ध्यान से समझेंगे आप लोग। 70 के बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। भाई एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स बढ़ रही है, मैंने बताया था, तो इंक्रीज एंड टेंड टुवर्ड द मैक्सिमम। भाई मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डेल्टा यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स मैंने बताया था एक्सपैंड होता जा रहा है, तो एक्सपैंड हो रहा है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ती हुई जाएगी जब तक उसकी मैक्सिमम वैल्यू ना आ जाए। तो यानी कि इसका आंसर आ गया ए। थियोरेटिकल पेपर था, आसान था। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, व्हेन द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन, आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस दे दिया, प्रिडिक्ट द रिएक्शन एट 298 केल्विन। तो भैया आपके सामने मैं लिख देता हूं, डेल्टा जी बराबर में है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। तो डेल्टा एच कितना है, माइनस का 2.5 इंटू 10⁻³ माइनस टी, डेल्टा एस कितना है 7.4। तो भैया अब मुझे बताओ, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा एट ऑल टेम्परेचर, यानी कि ये स्पॉन्टेनियस हो गया। तो आंसर क्या आ गया, ए आ गया। इसके बाद अगली कहानी आ जाती है आपके सामने। तो अगली कहानी क्या है, कह रहा है हाईएस्ट एंट्रोपी किसकी होगी। तो अभी मैंने पहले बताया था सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड, लिक्विड से ज़्यादा गैस, तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि सॉलिड से ज़्यादा एंट्रोपी किसकी है, लिक्विड की, उससे ज़्यादा गैस की। इसके बाद अगली कहानी क्या जाती है, द टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज इंक्रीज। तो अगर टोटल डेल्टा एस टोटल बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब क्या है, वो ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि स्पॉन्टेनियस होगा। तो मैंने पहले स्पॉन्टेनियस ढूंढा है, अगर स्पॉन्टेनियस ऑप्शन में नहीं है तो अब क्या लगाऊंगा मैं, इरिवर्सिबल। तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, बी। इसके बाद अगली कहानी देखेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है, सॉलिड कन्वर्ट इनटू, अगर ध्यान समझो क्या कह रहा है, व्हेन अ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आंसर आएगा डी, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होती है, लिक्विड से ज्यादा गैस की। फिर कहानी क्या कह रहा है, देखो कहां पर प्रोसेस कैन नॉट, अगर किस जगह पर प्रोसेस नहीं होगा। तो देखो ध्यान से, अगर मेरे पास डेल्टा जी का फॉर्मूला है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, तो कह रहा है डेल्टा एच एंड डेल्टा एस इंक्रीज। तो इंक्रीज का मतलब क्या है, डेल्टा एच पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव लेट कर लो, प्लस का 2000 माइनस टी, डेल्टा एस भी कितना हो गया, मान लो 20 लेट कर लो, कर लिया। अब वो क्या कह रहा है कि टी डेल्टा एस जो है, मतलब ये वाली जो टर्म होगी, ये वाली जो टर्म होगी इससे बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, हाँ या ना, दोनों पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, तो ए आंसर नहीं होगा। इसके बाद आगे देखेंगे, फिर कह रहा है डेल्टा एच एंड डेल्टा एस डिक्रीज, दोनों डिक्रीज कर रहे हैं, तो डेल्टा जी का क्या फॉर्मूला होगा बता, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये डिक्रीज का मतलब मान ले माइनस का 2000, फिर माइनस टी, डेल्टा एस को मान ले माइनस का 20, फिर क्या कह रहा है माइनस का 2000 प्लस का 20 टी, लेट कर लिया मैंने। फिर क्या कह रहा है, डेल्टा एच बड़ा होगा टी डेल्टा एस से, यानी कि ये वाली टर्म जो होगी इससे बड़ी होगी, तो फिर से नेगेटिव आ गया, फिर से स्पॉन्टेनियस हो गया, तो ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है डेल्टा एच इंक्रीज एंड डेल्टा एस डिक्रीज, तो डेल्टा एस अगर डिक्रीज होगा तो यानी कि ये माइनस हो गया,
तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया सी। सी के बाद हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, आपसे कह रहा है 2Cl से Cl2, तो दो मॉलिक्यूल एक बन रहे हैं, तो डेल्टा एस मेरा क्या आएगा, नेगेटिव। अच्छा एक और बात है, जहां सिर्फ बॉन्ड बनता है तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। जहां सिर्फ बॉन्ड बनता है एक्सोथर्मिक, जहां सिर्फ बॉन्ड टूटता है एंडोथर्मिक। जहां पुराने बॉन्ड टूट रहे हो, नए बॉन्ड बन रहे हो, तो कुछ नहीं कह सकते कि वो एक्सो है या एंडो है। फिलहाल यहां सिर्फ बॉन्ड बन रहा है, तो इसका डेल्टा एच भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है कहां पर डेल्टा एस नेगेटिव होगी। अब कहां पर डेल्टा एस नेगेटिव होगी जरा ध्यान से समझेंगे आप। H2 से 2H, एक मॉलिक्यूल 2 में जा रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है, तो पॉजिटिव हो गई। अच्छा कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट जा रहा है ना, तो कार्बन ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल है, कार्बन ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल है तो एनर्जी रिलीज होगी। तो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा एच बाई टी आएगा। डेल्टा एस का फॉर्मूला आएगा डेल्टा एच बाई टी आएगा। और कार्बन ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव जाएगा डिवाइड बाय मैं टी मारूंगा तो डेल्टा एस क्या जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर इसका डी बी है। बी भी चेक कर लेते हैं। N2 गैस 1 ATM से N2 गैस 8 ATM, हाँ ये भी है, ये भी है। यहाँ पर भी डेल्टा एस घटेगा। मान लो कोई गैस N2 है, वो 1 ATM पर है, हाँ या ना। अच्छा अगर वो गैस N2 1 ATM पर है, तो अगर ये 1 ATM प्रेशर लगाएगी तो पिस्टन क्या हो जाएगा बोलो, ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा तो ये यहाँ पर क्या होगा, भीड़ भाड़ यहाँ ज़्यादा, 8 ATM हो गया ना, ये भीड़ भाड़ यहाँ ज़्यादा होगी या यहाँ ज़्यादा होगी, नहीं गैस तो सेम ही है ना। अगर मैं गैस का प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, नहीं समझा। नहीं नंबर ऑफ मोल सेम है, एक मोल गैस 1 ATM, एक मोल गैस 8 ATM। तो अगर एक मोल गैस 8 ATM पर है तो इसका मतलब क्या होगा बता, इसका मतलब इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो रैंडमनेस कम हो जाएगी ना। ज़्यादा वॉल्यूम में कम गैस, ज़्यादा बड़े वॉल्यूम में एक मोल गैस और छोटे वॉल्यूम में एक मोल गैस, तो बड़े वॉल्यूम वाली मुझे लग रहा है एंट्रोपी घटेगी। तो इसका आंसर बी भी हो सकता है। यहाँ पर तो देखो 2SO3 है, ये तो है ही नहीं, दो मॉलिक्यूल 3 में, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से बी एंड डी दोनों शो होगा। क्योंकि कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल है, ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल है तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एस घटेगा, डेल्टा एस घटेगा तो फिर डेल्टा एच घटेगा, डेल्टा एच घटेगा तो टी तो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है तो डेल्टा एस भी नेगेटिव आएगा। तो उसके आंसर 2 हो गए। 79 क्या कह रहा है पढ़ो, कह रहा है मेल्टिंग ऑफ आइस, कह रहा है मेल्टिंग ऑफ आइस, कह रहा है डेल्टा एस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है देखो, मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा है, डेल्टा एच और डेल्टा जी दे दिया है ना। अब तू दिमाग लगा, तेरे पास H2O सॉलिड से H2O लिक्विड जाएगा, क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना का जवाब दे, क्लियर है। तो यानी कि इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये 0 हो गया। डेल्टा एच कितना दे दिया बता, 9.2 किलो जूल दे दिया, ठीक है जी, माइनस में टी एस रहने दे। डेल्टा एस कितना दे दिया, 0.08 दे दिया, 0.008 है शायद, एक 0 और है, तो टी कितना आ गया, इसको धर लिया, तो टी तेरे पास आ जाएगा 9.2 अपॉन में 0.008, डिवाइड कर ले। कैसे करेगा डिवाइड भाई, 9.2, ठीक है जी, और ये हो गया डिवाइड बाय बता 0.00, 2 0 3 0 है, 2 0 ना 8, तो कितना आ गया, तो मेरा आ रहा है 1150। तो टी मेरे पास कितना आ गया, 1150, 1150 केल्विन पर ये हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, सी आ गया। इसके बाद 80 आ जाता है, क्या कह रहा है 80 पढ़ो, आइडेंटिफाई द, कौन सा, फिर से थर्ड लॉ की बात कर रहा है। तो एट एब्सोल्यूट 0 ऑफ द टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ द परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन टू बी 0। 5 स्टार क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। डी आ गया। इसके बाद आ जाता है आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस 1 डिग्री सेल्सियस। तो क्यू बराबर क्या आता है बोलो, क्यू बराबर क्या होता है, NC डेल्टा टी। तो अगर इसमें 1 डिग्री चेंज दे दे और ये 1 मोल दे दे तो इसे मोलर हीट कैपेसिटी कहेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसके बाद अगला आ जाता है, क्या बोलो, कह रहा कहाँ पर डेल्टा एस बढ़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, तो ये तो यहीं हो जाएगा ना,
अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल में बन रहे हैं भाई दो मॉलिक्यूल एक में जा रहे हैं, और दूसरी बात एक गैस है यहाँ सॉलिड है, तो यहाँ पे तो डेल्टा एस घट गया, यहाँ पे तो डेल्टा एस घट जाएगा, हाँ या ना। यहाँ पे NaCl लिक्विड एक्वस से सॉलिड जा रहा है तो यहाँ पे भी डेल्टा एस घट जाएगा। यहाँ एक मॉलिक्यूल दो में जा रहे हैं, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल कितने में जा रहा है, दो में, वो भी सॉलिड किस में जा रहे हैं, एक्वस में, तो यहाँ पे डेल्टा एस बढ़ेगा, और डेल्टा एस बढ़ना ही पूछ रहा है तो आंसर आ जाएगा सी। इसके बाद क्या कह रहा है, हाईएस्ट एंट्रोपी गैस में होगी, हाईएस्ट एंट्रोपी, हाईएस्ट एंट्रोपी तो गैस में होगी, मरकरी लिक्विड हो गया, वाटर लिक्विड हो गया, ग्रेफाइट सॉलिड हो गया, तो आंसर क्या जाएगा, ए। वेरी बहुत ही आसान पेपर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या जाता है बोलो, एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड सरफेस। ये मैं तुम्हें पहली क्लास में बता चुका हूँ। इसका डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी सब क्या आएगा, नेगेटिव, तो काट दे। तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी इसकी, डिक्रीज हो जाएगी, एंट्रोपी क्या हो जाएगी इसकी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या जाता है, ध्यान समझो। अगला क्वेश्चन कहता है 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर एट 300 केल्विन, द एंथैल्पी चेंज इन किलोजूल फॉर द प्रोसेस। अच्छा ठीक है, डेल्टा एच का फॉर्मूला बोलो, क्या बताया था, डेल्टा यू माइनस डब्लू, क्या तो था आज प्रूफ, या दोबारा कर दूं, डेल्टा एच बराबर में डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, तो डेल्टा यू ऐसे रहने दो, माइनस पी डेल्टा वी, दिस इज द वर्क डन, तो डेल्टा यू माइनस में वर्क डन। तो अब डेल्टा एच तेरे सामने आ गया, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल है, तो डेल्टा यू तो तेरे सामने जीरो हो गया, अब माइनस, अब वर्क डन का फॉर्मूला बता, रिवर्सिबली है, माइनस 2.303 nRT log V2 बाय V1 आ गया। अच्छा अब क्या करने का, जरा ध्यान समझो, n कितना है, n देखना, ये ले इसको मैं रब कर देता हूँ, अब पहचान n कितना है, ये रहा n कितना है तेरे पास 2, r कितना है, r कितना है, जूल में निकाल, किलो जूल में निकालना है ना, तो 8.314 10 की पावर माइनस 3 कर ले, डन। t कितना है, t कितना है, t 300, V2 बता, V2 10 हो गया, ये 1 हो गया, तो लोग 10 1 ही हो गया, इसको जोड़ ले, कैसे करने का बता। अच्छा ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, ये तो तुम्हें पता ही है, तो डायरेक्ट कर ले, क्या करेगा, 2.303 आगे बोल, इनटू में क्या है 2 है, आगे बोल, इनटू में क्या है 8.314, आगे बोल, इनटू में क्या है 300, ठीक है ना, कितना आ गया 11, और इसको 1000 से डिवाइड कर दे, 10 की पावर माइनस 3 भी तो है, तो क्या आ जाएगा तेरा 11.4 ए आ जाएगा। तो लिख तो दिया, डेल्टा यू कर तो दिया 0, डन। 5 क्वेश्चन हो रहे, फटाफट देखो क्या कह रहा है बोलो। कह रहा है द वैल्यू ऑफ हीट जनरेटेड 36.5 ग्राम ऑफ HCl एंड 40 ग्राम ऑफ NaOH। तो बहुत ही आसान है, हमें तो ये बात पता है 1 मोल H प्लस 1 मोल OH नेगेटिव मिलके जब वाटर बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी -57.1। अब हमारे डन। अब हमें HCl कितने मोल दे रखा है, HCl हमें कितने मोल दे रखा है चेक करो, 36.5 का मतलब क्या है, 1 मोल HCl दे रखा है, तो 1 मोल HCl मुझे 1 मोल H प्लस देगा। NaOH कितना गिवन है, NaOH 40 ग्राम, मोलर मास भी 40, तो मुझे NaOH भी 1 मोल दे रखा है, तो वो 1 मोल OH देगा, तो वाटर मेरे पास 1 मोल बनेगा, तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी -57.1 किलो जूल पर ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो अब इसको किलो कैलोरी में कर लो तो -13.7 किलो कैल हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था मुझे लगता है, तो आंसर आ गया बी। 86 के बाद अगला आ जाता है 87। ग्रेफाइट से डायमंड की तरफ जाओगे तो क्या होगा बोलो, ग्रेफाइट से डायमंड की तरफ जाएंगे तो डेल्टा एस का क्या फॉर्मूला बोलो, डेल्टा एच बाई टी है, तो यहाँ पर डेल्टा एच क्या हो गया है पॉजिटिव, तो डेल्टा एस भी क्या जाएगा पॉजिटिव, तो आंसर भी हो गया 87 का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बोलो, आपको डेल्टा एच क्या दे दी है पॉजिटिव दे दी है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव दे दी है, तो डेल्टा एच डेल्टा जी का फॉर्मूला निकाल लो। तो डेल्टा जी का जो आपका फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस आएगा। डेल्टा एच कितना है 9.08 माइनस टी कितना है, अच्छा इसको ना जूल में करो पहले, तो ये आ गया 9080 जूल है ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस में टी कितना है फॉर द रिएक्शन दिस। अच्छा टी नहीं दे रखा तो उसको 298 ही मानना पड़ेगा, क्या करोगे 298 मान लो क्योंकि रिएक्शन कह रहा है ना, और डेल्टा एस कितना है बोलो 35.7। चलो अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो,
कैसे करोगे? तो ये आ गया 298 इंटू में 35.7 कितना आ गया? तो भैया ये तुम्हारा आ रहा है, ये तुम्हारा आ रहा है 9080 और ये माइनस में आ रहा है 10,638। तो मुझे लग रहा है आंसर नेगेटिव आएगा। आंसर नेगेटिव आएगा तो फिर क्या होगा बोलो? स्पॉन्टेनियस होगा और एंडोथर्मिक होगा। डन, तो आंसर हो गया सी। इसके बाद अगला आ जाता है, अगले में क्या कह रहा है बोलो? क्या कह रहा है पढ़ो? कह रहा द एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हेन डेल्टा एच रिप्रेजेंट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ आपका ऐसे बनेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन का, दिस वन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा? ये डेल्टा एच होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा? ये ई ए होगा। तो साफ साफ दिख रहा है ई ए की वैल्यू ज़्यादा है डेल्टा एच से, तो ई ए बड़ा होगा डेल्टा एच से। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मोर देन डेल्टा एच होगा, तो सी आएगा। ई ए डेल्टा एच से बड़ा होगा। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये मैंने आपको क्लास में कराई दिया था, ये मैंने क्लास में आपको कराई दिया था, अब इस पर ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तो ये आंसर आ गया ए। बात क्लियर? कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ तक। तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। डन।